हम लोग आ जाते हैं अपना व्यावसायिक संगठन का जो चौथा स्वरूप है, जिसको हम लोग बोलते हैं सहकारी संगठन भी बोला जाता है, सहकारी समिति भी बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक देखो, जो फैमिली बिजनेस था वो तो इंडिया में ही पाया जाता है। ये भी कुछ अलग तरह के उद्देश्यों के लिए बनता है, और अलग तरह के उद्देश्यों का क्या है मतलब, सेवा भावना रहती है। सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर होता है कि सेवा भावना के लिए हो रहा है। आवश्यकता देखिए ऐसा होता है, सहकारी का मतलब समझिए कि कोई साझा उद्देश्य है। साझा उद्देश्य समझ रहे हैं कि कई लोगों का वो उद्देश्य है। जैसे बहुत सारे लोग दूध बेचने वाले हैं और उनका ये उद्देश्य है कि उनसे जो बीच के मध्यस्थ हैं, मझिया बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा लालच के चक्कर में इन लोगों को इनकी मेहनत का सही पैसा नहीं मिलने देते, है ना। अब गांव का अकेला किसान है और उसके पास कुछ पशुधन है, और उनका जो भी दूध लेकर के आ रहा है वो गांव तक से शहर तक नहीं भेज सकता, ना वो स्टोर करके रख सकता है, तो उसको गांव में कम ही पैसे दे दिए जा रहे हैं, जबकि उसको पता है कि यही चीज अगर वो शहर में बेचेगा तो उसको काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग साथ में आ गए, कम से कम 10 लोगों की वैधानिक रूप से अनिवार्यता है कि कम से कम 10 बालिग लोग, एडल्ट आए साथ में, तो सहकारी समिति बना सकते हैं। अब ऐसे में आपस में ही पैसे जुटाते हैं ये लोग, पूंजी लेकर के आते हैं, और फिर कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं कि सारे लोग, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक गाड़ी हम लोग किराए पे ले लेते हैं, सारे लोग दूध डालेंगे, और उस गाड़ी में ऐसा रहेगा कि कोल्ड ठंडा बना करके रखेगी जिससे दूध खराब ना हो, और उसके बाद से हम लोग शहर में बेचेंगे तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। तो लोगों ने आपस में मिल करके अपना आर्थिक शोषण जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है उनके द्वारा ना किया जा सके, इस उद्देश्य से जिस तरह की सोसाइटीज हैं वो चल रही होती हैं। ठीक, मुख्यतः ये रहता है। तो कोई साझा उद्देश्य के लिए जब लोग एक साथ मिलकर काम करने के लिए आते हैं तो उसको हम लोग सहकारी बोल देते हैं, कोऑपरेटिव बोलते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। अब इसी में हम लोग एक एक करके जो भी इसके लक्षण उनको देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सीधा यही है कि भाई जो लालची मध्यस्थ होते हैं ना, उनके द्वारा संभावित शोषण, मुख्य रूप से आर्थिक शोषण, ठीक है, कैसा शोषण, और भी शोषण कर ही लेते हैं वो आर्थिक के नाम पर, लेकिन मुख्यतः आर्थिक शोषण हो रहा होता है, उससे सदस्यों को बचाया जा सके, ये उद्देश्य होता है। अब गुणों में या लक्षणों में सबसे पहले तो समझिए स्थापना। 10 एडल्ट्स आ गए और बहुत आसान होता है, लीगल जो भी प्रोविजन है वो बहुत खतरनाक नहीं है, आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो काफी आसान होता है। और होता किसके अंतर्गत है? सहकारी समिति अधिनियम है हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। इसके अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण जो है वो अनिवार्य है, अन्यथा माना नहीं जाता कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। क्यों अनिवार्य है भी आपको समझ में आ जाएगा आगे। इसलिए अनिवार्य बता देता हूं कि सरकार इस तरह के सिस्टम्स को काफी प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। क्यों देती है वो भी अभी आगे आ जाएगा, बता देता हूं वो भी। जितने भी सदस्य होते हैं इसमें, उन सारे सदस्यों को एक वोट का अधिकार होता है। एक सदस्य एक वोट, एक सदस्य एक वोट। भारत देश एक लोकतंत्र है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वहां पर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पैसे वाले लोग हैं वही वोट करेंगे, सिर्फ पुरुष हैं वही वोट करेंगे, सिर्फ इस जाति के लोग वोट करेंगे, या सिर्फ इस भाषा को बोलने वाले लोग वोट करेंगे, या फिर सिर्फ इस क्षेत्र में रहने वाले लोग वोट करेंगे, या फिर सिर्फ इस धर्म के लोग वोट करेंगे। आप समझ रहे हैं ना। पहले ऐसा हुआ करता था कि महिलाओं को वोट नहीं मिला था, मालूम है। 1776 में अमेरिका को आजादी मानी जाती है, फिर 1783 में आकर के उनका संविधान बना, लेकिन 1920 में जाकर के देश की आजादी के 144 साल के बाद महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला था। तो ऐसा होता है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, आधुनिक लोकतंत्र, उनमें इस तरह की चीजें नहीं होती। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें भी आप पूंजी में कितनी मदद कर रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप गरीब हो या अमीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता आपके वोट देने के अधिकार पर। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप कितना योगदान दे रहे हो पूंजी में, उससे मतलब नहीं रहता। एक व्यक्ति का एक वोट रहता है ना। तो ऐसी स्थिति की वजह से क्या होता है कि सरकार इस तरह की चीजों को प्रमोट करती है, और प्रमोट तब कर पाएगी जब आपका पंजीकरण होगा, जिससे कि एक तरह का वैलिडिटी मिल जाए, आपका नाम, आपकी सोसाइटी का, आपकी समिति का नाम लोगों को पता हो, सरकार को पता हो। और 10 बालिग सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, ये भी हम लोगों ने बात कर ली। अब जब हम इसका पंजीकरण करा देते हैं ना, तो एक स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी उसके सदस्य हैं वो सदस्य हैं, ये अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोसाइटी है वो किसी दूसरे के ऊपर मुकदमा कर सकती है। इस सोसाइटी के ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है। ये सोसाइटी
किसी भी मेंबर की डेथ हो गई तो बंद नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका अपना अस्तित्व है। इसके समापन की भी जो विधि होगी वो लीगली होगी, क्योंकि कानूनी रूप से बना है तो कानूनी रूप से ही खत्म होगा। अब यहाँ पर ये जो स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व है, ये काफी बड़ा एडवांटेजेस लेकर के आता है। उसमें एक काफी बड़ा एडवांटेज ये भी होता है स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का। सदस्यों की डेथ हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अमूल का नाम सारे लोगों ने सुना हुआ है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। कुरियन साहब ने बहुत मेहनत की थी उसको सक्सेसफुल कोऑपरेटिव बनाने के लिए। अभी तो करीब गुजरात भर में 20 लाख से ज्यादा ऐसे दूधिया हैं जो दूध इकट्ठा करते हैं और उसके बाद से उसके पैकेज बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। पैकेज दूध भी आता ही है, साथ में बहुत सारे घी आता है, आइसक्रीम्स आती हैं, बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स वो लोग निकालते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। और जो बिचौलिए थे, जो मझिया थे, जो बीच में लालची लोग थे, उन लोगों को साइड में हटा करके सीधा जो फायदा है, जो लोग वास्तव में प्रोडक्ट बना रहे थे, उन लोगों को मिलना स्टार्ट हो पाया। तो कुछ कोऑपरेटिव्स में, मतलब अगर पूरी दुनिया में भी कोऑपरेटिव्स का नाम लिया जाएगा तो अमूल बहुत ऊपर आता है उसमें, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दूसरी चीज है पूंजी। पूंजी में क्या होता है, शेयर्स इशू किए जाते हैं, इश्यूएंस ऑफ शेयर बोलते हैं उसको, और अपने मेंबर से ही पैसा उठाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि कई बार एक जैसा पैसा लिया जा रहा होता है सारे सदस्यों से, छोटा छोटा। अब एक तरह से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार इसका मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे सदस्य बना सकते हो, कोई भी सदस्य बन सकता है। हम लोग अभी ये भी देखेंगे, जाति, धर्म, लिंग, ये सब के बिना कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है, कोई भी सदस्य बन सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोकल समाज में इस तरह की चीजें हो जाती कि नहीं कानूनी रूप से कोई भी बन सकता है, लेकिन सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कई बार उन लोगों कुछ लोग इतनी आजादी नहीं दी जाती कि उन लोगों को नहीं बनने देते हैं, लेकिन कागजों में तो कम से कम ऐसा है कि कोई भी बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि कोई भी सदस्य बन सकता है, तब तो बहुत सारे सदस्य आ सकते हैं और बहुत बड़ी पूंजी ये लोग इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी ऐसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लोग तो बहुत आ सकते हैं, लेकिन वो लोग आर्थिक रूप से काफी कमजोर वर्ग से आते हैं। सामान्यतः जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इसलिए पूंजी कोई बहुत बड़ी नहीं बन सकती। दूसरी चीज क्या होती है कि आप मान लीजिए किसी ऐसे इंसान को भी लेकर के आ रहे हैं जिसके पास बहुत पैसा है, आपने उसको सदस्य बना लिया, अब वो सदस्य बन गया है, लेकिन उसके पास भी एक ही वोट है, बाकी भी और लोगों के पास ही एक ही वोट है, सारे सदस्यों के पास बिल्कुल वोट बराबर है। तो किसी के पास ये इंसेंटिव भी नहीं होता है कि मैं इसमें ज्यादा पूंजी का निवेश कर दूं या ज्यादा पूंजी लेकर के आ जाऊं। इसलिए पूंजी बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रही होती है, इसकी कमी आ जाती है, सीमाओं में आ जाती है। बट पूंजी लाते कहां से हैं? तो अंशों का निर्गमन करके लाते हैं समिति के सदस्यों से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है? स्वैच्छिक सदस्यता है। कोई भी चाहे स्वेच्छा से कभी भी सदस्य बन सकता है, कभी भी निकल सकता है, कोई प्रेशर नहीं है, एकदम सिंपल। जाति, धर्म, लिंग, ये सब का कोई मतलब नहीं। ठीक, अच्छा। फिर सीमित दायित्व का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि इसकी अपनी खुद स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व अलग है, अपना खुद का अस्तित्व है, इसलिए अगर समिति को नुकसान होता है और नुकसान के साथ साथ इसने बहुत ऋण ले रखा है, कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है और लोन नहीं चुका पा रही है, तो वैसी स्थिति में सदस्यों द्वारा जितना पैसा दिया गया था उतना ही उनका जोखिम है अधिकतम, उससे ज्यादा उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। उनकी पर्सनल, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कुछ भी नहीं हाथ लगाया जाएगा। ठीक, अधिकतम जो उन्होंने योगदान दे दिया उससे ज्यादा उनको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? सीमित दायित्व है, जो कि एक अच्छी बात भी है, गुण भी है इसका। साझेदारी में नहीं होता सीमित दायित्व। एलएलपीज में हम लोगों ने देखा था होता है, लेकिन कुछ लोगों का होता है असीमित दायित्व, बाकी सारे लोगों का सीमित कर देते हैं। बट इन जनरल असीमित दायित्व रहता है। चाहे आप एकल स्वामित्व देख लो, हिंदू यूनाइटेड फैमिली में भी कर्ता का असीमित दायित्व होता है। तो पहला ऐसा बिजनेस फॉर्म उनको मिला है अभी तक। अभी 5वां हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज में, उसमें भी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सीमित दायित्व होता है, जो एक काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। ऐसे ही नियंत्रण की जब बात आती है कि कौन डिसाइड करेगा, नियंत्रण मैंने बताया था ना कि कंट्रोल जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर ही कंट्रोल होती है। देश में हमारे लिए कौन डिसीजन ले रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर्स ले रहे हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है सरकार चलाने में सबसे बड़े आगे के लोग वही रहते हैं, तो उनको चीफ एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। उनके अंदर फिर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं। ऐसे ही समिति जब होगी, कोई सहकारी समिति, उसमें कौन निर्णय लेगा? तो इसमें एक प्रबंध कमेटी होती है, ठीक है, और उसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन समझ रहे हैं? इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होती है। अब वो इलेक्शन कैसे होगा? एक सदस्य एक वोट, है ना, इसी प्रिंसिपल से होगा। और ये प्रिंसिपल कैसा है? ये प्रजातांत्रिक स्वरूप है, प्रजातांत्रिक। और ये एक इसकी अच्छाई भी है कि लोग, सारे लोगों को बराबर बराबर हिस्सा मिल रहा है, सारे लोगों के कल्याण भावना से काम हो रहा है, तो अच्छी चीज है। लेकिन इसी में बुरी बात क्या हो जाती है कि जो सदस्य हैं उन्हीं में से आपको चुनना होता है। अब वो सदस्यों में किसी का प्रबंधन कौशल बहुत अच्छा हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। खास तौर से जैसे जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे बहुत अच्छे मैनेजर्स ला पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये कल्याण भावना से चल रहे होते हैं। तो ये लोग जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सैलरी दे सकती है वो नहीं दे पा रहे होते हैं। बहुत ज्यादा
अच्छी सैलरी नहीं दे सकते, तो जो लोग अपने यहाँ पर IIMs हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, या इस तरह के इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके आए हुए जो लोग हैं, वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर पोजीशन पर जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको सैलरी अच्छी चाहिए होती है और ये लोग अच्छी सैलरी दे नहीं पाते। तो इस वजह से प्रबंधन कौशल उतना अच्छा नहीं हो पाता। ये बुराई है, लेकिन सारे लोग आपस में मिलकर के चुन करके भेजते हैं, ये अच्छाई भी है। तो अभी गुण और सीमाओं में भी हम लोग देख लेंगे, साथ में देखते चल रहे हैं ना, जिससे एक जो ओवरव्यू बनता है वो सारी चीजों को क्लियर करता है। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि यार हम सीमाएं पढ़ेंगे तो सीमाएं अलग से पढ़ लेंगे, इसी में आपको समझ में आता चला जाता है। अगला पॉइंट क्या आता है? सेवा भावना का। ये तो मैंने बताया ही कि सेवा भावना से काम करते हैं। पारस्परिक सहायता, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना और सभी का कल्याण करना, है ना, इस पर अधिक जोर रहता है। हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसा करके हमारी संस्कृति में भी आता है, जिसमें भी सारे लोग खुश हो, सारे लोगों का कल्याण हो, इस तरह की बात रहती है। तो वैसे ही भावना से काम करते हैं और इस वजह से सरकार इनको सपोर्ट भी करती है काफी। अब मान लीजिए इनके पास सरप्लस बन गया, सरप्लस किस चीज का? फायदा हो गया इनको, तो उस फायदे को जो भी कंपनी, जो भी समिति के उपनियम है, कंपनी के नहीं समिति के उपनियम है, बाई लॉस, बाई रूल्स बोलते हैं उनको, तो या बाई लॉस या बाई रूल्स, उनके हिसाब से ही लाभांश, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, सदस्यों में बांट दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जिसने ज्यादा पूंजी लगाई उसको उसी प्रोपोर्शन में बांट देते हैं। वो सारे उस समिति के उपनियमों पर निर्भर करता है। तो अगर लाभ हो भी गया तो इस तरह से ज्यादा लाभ होता नहीं, इन लोगों का उस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं होता, वो मोटिव भी नहीं होता। लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य नहीं है, बिचौलियों से खुद का आर्थिक शोषण बचाना प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, अच्छा, फिर क्या है? मितव्ययी प्रचलन होता है। मितव्ययी प्रचलन क्यों होता है? क्योंकि जो लोग भी काम कर रहे होते हैं ना, वो सामाजिक भावना से, सेवा भावना से काम करने वाले लोग आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सैलरी लेते भी नहीं है। और इसका दूसरा दुखद परिणाम क्या है कि जिनको ज्यादा सैलरी लेकर के जो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, हम उनको सर्विस नहीं लाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बड़ा अजीब सिस्टम है, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बैंक SBI है। अब SBI के जो चेयरमैन होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक तरह से गवर्नमेंट, पूरी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी एक प्रारूप होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो उनकी सैलरी 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए। अभी प्राइवेट सेक्टर में बैंक से सबसे बड़ी होगी HDFC हो गई है, तो उसमें एक पुरी साहब थे, उनका भी रिटायरमेंट हुआ है, तो वो 800 करोड़ के उनके पास शेयर्स थे HDFC के। तो प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा आपको स्कोप देता है, जिनके पास वास्तव में बहुत अच्छी प्रबंधन क्षमता है, वो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि सरकारी भी सेवा बोलते हैं ना, हम लोग पब्लिक सर्विसेज बोलते हैं कि सेवा भावना से आ रहे हो, पैसा कमाना प्रमुख उद्देश्य नहीं है। वही चीज सोसाइटीज की भी है, यहाँ पर भी मुख्य उद्देश्य सेवा भावना है। तो यहाँ पर मितव्ययी प्रचलन हो जाता है, बहुत ज्यादा आप लोगों को सैलरी देने की आवश्यकता नहीं होती, और बहुत सारे लोग सैलरी लेते ही नहीं है, ऑनरेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम। अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ मैंने कुछ काम किया तो आप कुछ ऐसा पैसा दे दो जिससे मुझे भी बुरा ना लगे और मेरा भी थोड़ा बहुत काम चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेरा आय का प्रमुख स्रोत बन जाए। तो इससे बहुत मितव्ययी होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता। और दूसरी बात यह भी है कि इसमें बैड डेट की संभावना बहुत कम होती है। बैड डेट हम लोग किसको बोलते हैं? डूबते हुए ऋणों को। इनकी संभावना कम क्यों होती है? सदस्य ही लोग हैं, ज्यादातर सदस्य ही ग्राहक होते हैं, सदस्यों से ही लेना देना रहता है, तो सदस्य तो सेवा भावना से काम कर रहे होते हैं, तो डूबते हुए ऋण इसमें बहुत ज्यादा बन नहीं पाते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है। ऐसे ही सरकारी सहायता इनको क्यों रहती है? सरकार कहती है कि यार ये तो प्रजातांत्रिक काम कर रहे हैं, सेवा भावना से काम कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। कैसे करती है सपोर्ट? कम टैक्स लेती है, सब्सिडाइज कर देती है, अनुदान देती है, और कभी कभी कम ब्याज दरों पर भी आपको लोन मिल जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। तो ये सारी चीजें हो गई। तो हम लोगों ने इसमें सारी चीजें जो वो थे इनके एस्पेक्ट्स वो देख लिए। अब ये सारी चीजें इसमें अच्छी अच्छी क्या क्या है, देखो फटाफट देख सकते हैं। स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व है, इसलिए किसी और के ऊपर मुकदमा कर सकती है। सीमित इनका दायित्व होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये भी काफी अच्छी चीज हो गई। ऐसे ही स्थापना बड़ी आसानी से हो जाती है, 10 डेढ़ साल साथ में हो गया। उद्देश्य भी आपको अच्छा लगेगा, और साथ में सेवा भावना भी एक अच्छी चीज ही है, प्रजातांत्रिक है, ये भी अच्छी चीज है। और ये सारी चीजें आप देखेंगे नियंत्रण में भी, आप देखेंगे कि प्रजातांत्रिक होने की वजह से निर्वाचित प्रबंध कमेटी होती है, तो वहीं के लोगों का है, तो वो उन्हीं के लोग हैं, तो इतना खराब नहीं करेंगे। अब इसमें बुराइयां अगर देखेंगे तो बुराइयां क्या क्या हो जाती हैं? पूंजी इनके पास बहुत ज्यादा नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि जिन लोगों से पूंजी ले रहे होते हैं उनके आर्थिक आधार बहुत अच्छा नहीं होता, सामान्यता। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है? स्वैच्छिक सदस्यता भी अच्छी चीज थी। खराब की बात कर लेंगे अगर हम लोग, तो नियंत्रण में वही है कि जो प्रबंध कमेटी होती है उसमें एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, कई बार मार्केटिंग को नहीं कर पाते हैं, ऑपरेशंस बहुत अच्छे से नहीं देख पाते, तो वो समस्याएं हैं। ऐसे ही गोपनीयता की कमी। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोसाइटीज एक्ट है वो बोलता है बहुत सारी चीजों को आपको पब्लिक करना पड़ेगा। साथ में सारे ही सदस्यों को एक एक वोट मिला हुआ है, सदस्य कोई भी बन सकता है, कोई भी सदस्य बनकर के आ गया, वो आपके यहाँ पर क्या चीजें चल रही, कौन सी चीजें डिसाइड की जा रही है, इसके ऊपर भी किसी और को बता सकता है। तो गोपनीयता नहीं होती है, ये इनका काफी बड़ा ड्रॉबैक है। और ऐसे ही सरकारी नियंत्रण काफी ज्यादा रहता है। सरकार बोलती है कि हम आपको फायदा दे रहे हैं, कम टैक्स दे रहे हैं, आपको सस्ते में लोन दे रहे हैं, तो हम फ्री में तो देंगे नहीं। तो राज्य सरकारों के अंदर ही रजिस्ट्रार जो रहते हैं सोसाइटीज के, वो रहते हैं। तो राज्य सरकारों के भी सहकारी विभाग होते हैं, वहां के लोग भी आकर के काफी हस्तक्षेप करते रहते हैं।
ऑडिटिंग में परेशानी होती है, कुछ खाते भी जमा करा लिए जाते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो राज्य सरकार का नियंत्रण काफी ज्यादा रहता है और विचारों की भिन्नता होती है। सबको एक एक वोट है, मुझे लगता है मैंने ज्यादा पैसे की पूंजी लगाई थी फिर भी मेरा एक वोट है। और साथ में अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि नहीं इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, तो आपस में टकराव भी हो जाता है, तो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बन पाता और प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के भी इश्यूज होते हैं। तो इसी में क्या क्या सारे जो एक तरह से आप देखेंगे कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, आप लोग आराम से अगर इतना वीडियो देख लिया तो आराम से समझ जाएंगे। अब सहकारी संगठन समितियों के क्या क्या प्रकार होते हैं उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हम लोग जब नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कब नया वीडियो आया है। और साथ में अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत ही आराम हमारे सपोर्ट मिलेगा और डेफिनेटली करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।